नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज यहाँ पर बात करने जा रहे हैं हैप्पी और हेल्दी, खुश रहना और सेहतमंद रहना। तो इस मुद्दे के ऊपर आज चर्चा होगी। तो यहाँ पर ऑथर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर हम हेल्दी होंगे तभी हम हैप्पी होंगे, तभी हम खुश होंगे अगर हम सेहतमंद हैं। लेकिन जो तजर्बा है वो ये कहता है, जो यहाँ पर एक्सपीरियंस निकल कर आता है, जो रिसर्च निकल कर आती है वो ये कहती है कि अगर हम खुश रहेंगे तभी हम हेल्दी रह सकेंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि हमने हेल्दी कैसे रहना है। अगर हम खुश रहते हैं तो हमारा माइंड हेल्दी रहेगा, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो ये दोनों हेल्दी रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जैसा भी हम विचार सोचते हैं ना, तो वैसा ही इफेक्ट होता है जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं। तो जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, तो उसी हिसाब से उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है जिस हिसाब से हम सोचते हैं। अगर अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो एक माइंड में एक क्लैरिटी आ जाती है, एक प्रकाश आता है। तो उस हिसाब से एक चमक रहती है हमारे चेहरे पे। तो अगर नेगेटिव सोचते हैं तो वो एक तरह की बीमारी की तरह जकड़ लेती है हमारी की जो सोचने की जो प्रक्रिया है, जो थॉट प्रोसेस है उसको। तो उस दलदल से बाहर निकलना है और अप्रोच लगानी है पॉजिटिव एटीट्यूड की ओर। ये आता है, ये पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहो, फेस पे स्माइल रखो। देखो आपके अंदर एक अजब सा एक्सपीरियंस आएगा, आपके अंदर एक अजब सी फीलिंग आएगी कि आपको लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। तो अपनी बॉडी को हील करने के लिए, सही करने के लिए, जो हमारे जो इमोशनल जो ब्लॉकेजेस होती हैं, तो उनको हमें यहाँ पर हील करना होगा, उनको सही करना होगा। तो जो भी अगर कोई विचार आता है तो जल्दी से हम इमोशनल हो जाते हैं, जल्दी से इमोशन से बाहर आ जाते हैं। तो ऐसी फीलिंग, ऐसे एटीट्यूड को हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पर जो पिछले जो आपके दिन बीत चुके हैं, तो उसको याद करके, उसके दर्दों को आप याद करके अगर जी रहे हो तो उससे बाहर आना होगा आपको। आपको फॉरवर्ड अप्रोच अपनानी होगी आगे आने वाली जिंदगी की, उसको हमने कैसे जीना है। तो यहाँ पर जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, ये उस हिसाब से रिएक्ट करता है जैसा हम फील करते हैं। अगर अच्छा फील करते हैं तो उस हिसाब से वो अच्छा रिएक्ट करेगा। अगर बुरा फील कर रहे हैं तो उसके हिसाब से उसके ऊपर भी, हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर भी बुरा प्रभाव जो है पड़ेगा। अगर हम खुशी अपने अंदर जाहिर करते हैं तो एक अलग सी फीलिंग आएगी। खुशी, संतुष्टि, आनंद और उत्साह, ये चारों चीजें अगर हम व्यक्त करते हैं ना अपने अंदर, किसी भी बात को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर, ऐसे ही प्रैक्टिस हम करना शुरू कर देते हो, एक पॉजिटिव सिग्नल जो है हमारी बॉडी को जाएंगे और हमारी इम्यूनिटी को वो बूस्ट करेंगे। और अगर हम लेकर चल रहे हैं नेगेटिव इमोशंस, जैसे इरिटेशन, अगर बात बात पे इरिटेट होते जा रहे हो, किसी बात का डर रहता है, जहां आपकी कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, तो यहाँ पर इसका जो डर का भाव आपके अंदर है, एंजाइटी है, ओके, तो यहाँ पर तो ये आपकी बॉडी को एक जो है बीमार पुना जो है ना उसकी ओर धकेलेगी। बीमार होने शुरू हो जाओगे मेंटली। अगर मेंटली बीमार हो गए तो उसका फिर धीरे धीरे बॉडी के ऊपर भी जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप पॉजिटिव आउटलुक डेवलप करते हो तो जितने भी दर्द भी आपके सामने आते हैं उसको अच्छे से आप हैंडल कर लोगे। अगर आप खुश रहते हो तो आप जितने भी तरह के दर्द आपकी जिंदगी में आएंगे उसको आप अच्छी तरीके से उसको हैंडल कर सकते हो। तो अगर आप उदास रहना शुरू कर दोगे, तो अगर आपने अपनी बॉडी को, अपने माइंड को हील करना है, तो वो उसका जो प्रक्रिया है वो डिले होती जाएगी और समय लगता जाएगा। तो आगे यही बात कर रहे हैं कि हम जितना बढ़िया फील करेंगे, ओके, तो यहाँ पर हम कैसा फील हम करना चाहते हैं, तो ये हमारे ऊपर है कि हम कितना और कितने अच्छी तरीके से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने एक्शंस कर रहे हैं। तो अगर हम अटेंशन देते हैं अपने अंदर, तो फिर हमें जो है एक तरह की जो पीस है, जो प्यार है, जो खुशहाली है, वो हमें फील होनी शुरू होगी। अगर अपने अंदर हम अगर अटेंशन देनी शुरू करते हैं, फोकस करना शुरू करते हैं तो। लेकिन अगर हम अटेंशन नहीं देते हैं तो अपने अंदर ही एक फीलिंग आएगी कि आपका जो आत्म जो बल है वो गिरता जा रहा है। इसके अलावा अंदर से ही आप खोखले होने शुरू हो गए हो, जहाँ अंदर से जैसे होता है मीठा रस होता है, एक फीकापन, वो आप अंदर से फीके होते जा रहे हो। तो उस वैक्यूम को आप भरने के लिए आप छुट्टियों पे जाते हो, आप शॉपिंग पे जाते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो लोगों से कि वो आपसे प्रेम करे। तो इस चीजों को अवॉइड करके आप क्या कर रहे हो, बाहर से खुशहाली ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आपको अपने अंदर का जो तजुर्बा है ना, आपको जो आपके अंदर जो लहर चल रही है, तो आपको उसके अंदर डूबना है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, अपने आप को आप कनेक्ट करो जो सुप्रीम पावर है उसके प्रेम में। तो उसके प्रेम में कनेक्ट करो, रोज बैठो,
तो उसके ऊपर ध्यान दो तो आप आगे बढ़ोगे। तो आप तभी इस चीज को आप सीख सकते हो अगर आप यहाँ पर मेडिटेशन के ऊपर फोकस कर रहे हो, स्पिरिचुअल विजडम जो है वो अपने अंदर जो है वो डेवलप कर रहे हो। तो लास्ट में यही बात कर रहे हैं कि आज आप डिसाइड करो कि आपने जिंदगी को कैसा बनाना है। तो क्या आपको एक पेशेंट की तरह ट्रैफिक जैम्स में फंसे रहना है, वही जो नेगेटिव थिंकिंग का थॉट प्रोसेस हो उसी में फंसे रहना है, जो उससे बाहर आना है? उससे बाहर आओ, आगे बढ़ो, रिस्पेक्ट करो सबकी जिसके साथ भी आपकी इंटरेक्शन होती है, खुश रहो, हर एक टास्क में आप खुश रहने की यहाँ पर कोशिश करो, जो प्रेम है उसको रेडिएट करो अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ बांटो। ओके, तो केयर करो सबकी। और यहाँ पर जो नींद है ना वो भी अच्छी सी लो, अच्छी नींद लो जो कि आपकी माइंड और बॉडी जो है ना वो भी अच्छे से डेवलप हो, उसकी टेक केयर हो सके। अगर आप अच्छी नींद लेनी शुरू कर देते हो, जितनी आपकी उम्र के हिसाब से पर्याप्त नींद है, अगर आप उतनी नींद लेते हो वो सफिशिएंट है। कम भी जो है अगर कम नींद लेते हो वो भी आपकी बॉडी और माइंड को खराब करेगी, अगर ओवर चले जा रहे हो तो भी आपकी बॉडी को खराब करेगी। तो इन सब चीजों के बैलेंस बना के हमें चलना पड़ता है। तो यही था पूरा आर्टिकल, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर जिंदगी को आगे बढ़ाना है, जिंदगी को आगे जीना है पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर। तो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ए फिस्कल डेफिसिट टारगेट इन ए रेंज प्लस ए फिस्कल काउंसिल टू एक्सप्लेन व्हाट व्हाई। तो हमारे जो फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है, तो अभी के जो चेयरमैन उनका नाम है एनके सिंह। तो यहाँ पर वो भी यहाँ पर एक बात करके चल रहे हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट रेंज है इसकी एक रेंज निर्धारित होनी चाहिए कि इतना फिस्कल डेफिसिट जो है 1 साल तक हम रखेंगे। तो यहाँ पर परसेंटेज की फॉर्म में होता है, पूरा जो बजट होता है उसके हिसाब से उसका 3% या 3.5% हम लेकर चलते हैं कि 1 साल तक हमारा इतना फिस्कल डेफिसिट जो है रहेगा। तो फिस्कल डेफिसिट होता है वित्तीय घाटा, मतलब कि जो टैक्सेस से पैसे इकट्ठे किए, तो नॉन टैक्सेस जो होते हैं उससे पैसे इकट्ठे किए, और वो पैसे इकट्ठे करके रेवेन्यू इकट्ठा करके सरकार बजट बनाती है। लेकिन वो पैसे जो इकट्ठे होते हैं टैक्सेस और नॉन टैक्सेस के रूप में, वो पैसे पर्याप्त नहीं होते हैं पूरे देश में अलग अलग स्कीम्स में लगाने के लिए, कम पड़ जाते हैं। तो फिर सरकार बाहर मार्केट से पैसा उठाती है। तो ऐसे करके करते करते हर साल जो है ना हमारा जो बजट होता है बजट डेफिसिट में होता है। तो बजट डेफिसिट में होता है, बाहर से मार्केट से उधार लेके हम जो इंटरेस्ट पे पैसा लेके लगाते हैं अलग अलग स्कीम्स पे, अलग अलग एरियाज में। हमारी आर्मी के ऊपर भी काफी खर्चा होता है। तो यहाँ पर हर साल का हम एक डिसाइड करके चलते हैं कि 3 या 3.5% तक जो है हम फिस्कल डेफिसिट रखेंगे पूरे बजट के, जितना भी बजट का पूरा पैसा होगा, चाहे 30 लाख करोड़ है चाहे 35 लाख करोड़ है, उसका 3% या 3.5%। लेकिन अभी क्या है, ये एक्सीड होता जा रहा है। तो इसके एक्सीड होने के रीजन भी यही है कि कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के चलते इकोनॉमी बंद होगी, इकोनॉमी बंद होने के चलते अब उसको, जब इकोनॉमी खोली गई है उसको रिवाइवल देना है, इकोनॉमी को दोबारा से शुरू करना है जीरो से। तो जो पैसा स्टार्टिंग में सरकार दे रही है, जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है, तो अभी तक 3 पैकेज भारत सरकार अनाउंस कर चुकी है। तो उसके थ्रू पैसा दे रही है अलग अलग अदारों में, अलग अलग सेक्टर्स में। तो रिसेंटली एक PLI स्कीम आई थी जहां पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने की बात की गई थी आने वाले 5 सालों में। तो उसके लिए 1.46 लाख करोड़ भारत सरकार ने राशि जारी की। इसके अलावा जो MSME सेक्टर्स हैं उसके लिए 3 लाख करोड़ का यहाँ पर राशि दी गई। जो मध्यम वर्ग के जो यहाँ पर सेक्टर्स हैं कि वहां पर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के चांसेस होते हैं, वहां पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, वो दोबारा से रिवाइवल करें, उनको पैसे दें कि आप शुरू करो अपना बिजनेस दोबारा। तो ऐसा करते करते ये सारा जो पैसा दे रही है भारत सरकार, ये मार्केट से उधार लेकर ही दे रही है। इसके अलावा GST की कंपनसेशन देनी थी स्टेट्स को, वो कम हो गई। इस बार टैक्स का पैसा नहीं आया भारत सरकार के पास, तो वो भी भारत सरकार ने मना कर दिया। तो जिसकी वजह से भारत सरकार ने वो भी पैसा मार्केट से उधार लेकर ही स्टेट्स को दिया है। तो फिस्कल डेफिसिट इन सभी रीजंस की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ चुका है, जितना यहाँ पर एक्सपेक्टेशन होती है उससे काफी आगे चला गया। तो यहाँ पर इसी मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं एनके सिंह जो चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के। उन्होंने भी यहाँ पर सजेशन दी है कि हमें एक रेंज डिसाइड करनी होगी कि इसी रेंज के अंतर्गत जो है हमें काम करना है फिस्कल डेफिसिट। कोई फिक्स नंबर जो है हमें बनाना होगा, और फिक्स रूल्स जो है हमें आने वाले समय के लिए यहाँ पर बनाने होंगे फिस्कल डेफिसिट के लिए। तो इसको कैसे हैंडल करें, तो यहाँ पर ऑथर बात करें हैं, यहाँ पर इंडिया को एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल जो है ना उसको सेटअप करना होगा। तो इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल जो है इसका काम ही ये होगा कि पूरे इंडिया की जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको जज करते रहे, असेस करते रहे, ध्यान रखें,
और यहाँ पर रीजन जो है ना वो फाइंड आउट करें कि क्यों फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है ना वो यहाँ पर जो रेंज यहाँ पर रखी गई है उससे बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर जो फिस्कल काउंसिल है वो इसके अलावा और भी काम कर सकती है, कम्युनिकेशन का काम कर सकती है, जो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के वॉचर्स होते हैं उनको एक सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा जो बॉन्ड मार्केट है वो कैसे डेवलप हो रही है, तो अच्छी बॉन्ड मार्केट अगर डेवलप होती है तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छे से ग्रो करेगी। कि अगर इन्वेस्टर पैसा दे रहा है, किसी कॉर्पोरेट ने बॉन्ड इशू किए, किसी इन्वेस्टर ने खरीद लिए, उसके बजाय उसमें पैसे दिए, तो उस पैसे को कॉर्पोरेट यूज करके इन्वेस्ट कर रहा है किसी जगह किसी प्रोजेक्ट में, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है ना वो जो हमें जो हेल्प करेगा जितने भी तरह की रुकावटें आती हैं हमारे पूरे के पूरे जो फिस्कल डेफिसिट का जो यहाँ पर टारगेट रहता है उसको मेंटेन करने के लिए, और ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो यहाँ पर इंडिया को चाहिए कि यहाँ पर एक्टिव रियल टाइम मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है ना जो उसके ऊपर फोकस करे, मैनेजमेंट को स्ट्रांग करे, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पूरे इंडिया के लेवल। अगर माइक्रो हम यूज करेंगे वर्ड यहाँ पर तो किसी एक फैक्ट्री की बात आ जाएगी या किसी एक रीजन की बात आ जाएगी जहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हैं। तो यहाँ पर इसी मुद्दे के ऊपर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि इसके अलावा और क्या काम कर सकते हैं हम। जो फिस्कल काउंसिल अगर हम सेटअप करते हैं तो जो बाहर से हमारे पास कैपिटल फ्लो आता है, जो पूरे ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जो मार्केट में जो भी जिस तरह के भी यहाँ पर उतार या चढ़ाव आता है मार्केट में, उसके हिसाब से जो भी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर हम चेंजेस करने पड़ती हैं हमें आरबीआई को, जितने भी मेजरली जो इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है ना उस सब के ऊपर जो है एक सही डाटा जो है हम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं कि जैसे भी जब भी ऐसी सिचुएशन पड़े। जैसे देखो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चलती रहती हैं, जैसे यूएस चाइना में यहाँ पर ट्रेड वॉर चलती रही, रशिया की भी यहाँ पर जो है यूएस के साथ रहती है। तो इन सब से चलते जो है ना जो करेंसी होती है उसमें भी फ्लक्चुएशंस आनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा आप पैंडेमिक की ही एग्जाम्पल ले लो, उसकी वजह से देखो डॉलर के ऊपर भी काफी इंपैक्ट पड़ा है, इंडियन रुपीज के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ा है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो सबसे पहले यही सोचते हैं कि सबसे मजबूत करेंसी कौन सी, हम उसी में यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो अमेरिका ने काफी देर बाद लॉकडाउन लगाया था, भारत ने पहले लगा दिया था। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स यहाँ पर पैसा खींचना शुरू कर दिया था भारत में से और पैसा डॉलर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने इकोनॉमी बंद नहीं की थी तब तक। लेकिन बाद में सभी जगह एक ही सिचुएशन हो गई, अमेरिका को भी यहाँ पर मजबूरन इकोनॉमी को बंद करना पड़ा। तो डॉलर और रुपए जैसे पहले चल रहे थे, जो पहले यहाँ पर फर्क रहता था वही अभी चल रहा है। तो आगे बात कर रहे हैं अभी क्या होता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये आरबीआई इसको हेल्ड करता है, आरबीआई के गवर्नर जो है इसके चेयरमैन होते हैं, और आरबीआई ही इसमें यहाँ पर हर एक पॉलिसी जो है डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है सभी। तो यहाँ पर आने वाले समय में अगर हम फिस्कल काउंसिल बनाते हैं तो यहाँ पर वो जो है ना गवर्नमेंट और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है दोनों में भी तालमेल बनाकर चल सकती है। देखो फिस्कल पॉलिसी को भारत सरकार टैकल करती है और मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई टैकल करता है, तो इन दोनों में भी जो है ना सिंक्रोनाइज पैदा कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की। ये दोनों अलग अलग काम कर रही हैं, तो इन दोनों के बीच में एक बिचौलिया की तरह भी हमारा फिस्कल काउंसिल जो हम बनाएंगे वो काम कर सकता है। जो फिस्कल रूल्स यहाँ पर हम वैसे टारगेट हमारा रखा हुआ है वो 3% है जीडीपी का, जो हमने जुलाई 2004 में अडॉप्ट किया था। तो लेकिन यहाँ पर कोशिश रहती है, लेकिन 3% से एक्सीड ही चला जाता है हर साल। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी देखो 2008-9 में जो यहाँ पर ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट था वो 6% के पार चला गया था। ओके, तो यहाँ पर जो अभी भारत सरकार ने 3 स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए हैं कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, तो वहां पर भी ये भी एक रीजन है बहुत बड़ा जिसकी वजह से अभी के लिए भारत में फिस्कल डेफिसिट बढ़ चुका है। तो क्यों भारत सरकार क्यों इन्वेस्ट कर रही है, क्यों पैसा लगा रही है मार्केट से उधार ले लेकर इंटरेस्ट के ऊपर, ब्याज के ऊपर? तो यहाँ पर उसका रीजन यही है कि दोबारा से डिमांड शुरू हो, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े और दोबारा से सप्लाई चेन शुरू हो। तो ये सब करते करते हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है ना बहुत वाइड हो चुका है, बहुत फैलाव जो है उसका हो चुका है। अगर भारत सरकार ये ना करे तब भी यहाँ पर जो है इकोनॉमी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी, हम पीछे रह जाएंगे बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले में। तो यहाँ पर सारी इकोनॉमीज कुछ ना कुछ कर रही हैं, तो इसीलिए भारत सरकार भी इसके ऊपर फोकस कर रही है। तो यहाँ पर जो फिस्कल काउंसिल ये बनाया जाएगा तो ये हमें एडवाइस देगा कि कैसे हम जो है फिस्कल डेफिसिट इसको यहाँ पर और बढ़ने से रोकें। तो ये एक अच्छी सेंस बनती है अगर इसको हम बनाते हैं, इसको एक काउंसिल को निर्माण देते हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी क्रिएशन होती है, वैसे इसकी क्रिएशन रिकमेंड की गई थी एफआरबीएम रिव्यू कमेटी, और इसके अलावा 13 और 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी इन्होंने कहा था कि अब अलग से आप फिस्कल काउंसिल बनाए, लेकिन अभी तक नहीं बनाया गया है। तो अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है जिसके चेयरमैन है एनके सिंह।
तो यहाँ पर काउंसिल जो है उसको यहाँ पर इंडिपेंडेंट फोरकास्ट जो है ना मैक्रो वेरिएबल्स के ऊपर प्रोवाइड करने चाहिए, जैसे रियल और नॉमिनल जीडीपी का डाटा है, ठीक है, वो उसको अच्छे से प्रोवाइड होना चाहिए। इसके अलावा जो टैक्स बायोंसी है, टैक्स के रिगार्डिंग जो डाटा है वो उसको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो डेट टारगेट्स हैं भारत के, कि हमने आने वाले समय में अपना डेट इतना कम करना है, जहां इतना तक हम डेट रखेंगे, इसके ज्यादा नहीं रखेंगे, तो यहां पर इन सब चीजों के ऊपर भी ये देखेगा। तो अभी भारत के ऊपर 100 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है, तो 100 लाख करोड़ का कर्जा भी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ये भी हमें यहाँ पर एक रिटर्न जो हम कैसे दें, कैसे कर्जा चुकाएं, तो इसके ऊपर भी जो है एक रास्ता दिखाना जो है वो चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर जो फिस्कल काउंसिल हम बनाएंगे तो काफी अहम रोल जो है अदा कर सकती है। तो यहाँ पर पूरे जो यहाँ पर भारतवर्ष में से जितने अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जिनको एक्सपीरियंस है पब्लिक फाइनेंस में, तो उनको हम जो यहाँ पर जो है जगह दे सकते हैं इस इंडिपेंडेंट बॉडी में, कि वो यहाँ पर आके काम करें और सही डिसीजन जो है यहाँ पर इकोनॉमी को आगे बनाने के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करें। तो अगर हमारे पास एक अच्छे इकोनॉमिस्ट मिलते हैं, अच्छा डिसीजन मिलता है, तो इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर सकती है। तो देखो, इकोनॉमी एक ऐसी चीज है, आपका एक गलत डिसीजन, बिना सोचे समझे लिया डिसीजन इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है। अगर आप डिसीजन ले रहे हो सोच समझ के, एक्सपीरियंस को आप बीच में जोड़कर अपना डिसीजन दे रहे हो, तब वो आबाद भी कर सकता है। तो यहाँ पर बहुत अहम होता है एक इकोनॉमिस्ट का डिसीजन। तो यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते आपको आगे बढ़ना है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर, ये सोचकर कि आपका एक डिसीजन एक गरीब को जो है ना उसकी रोटी छीन सकता है अगर आपने गलत डिसीजन दे दिया। तो इतना सतर्क रहना चाहिए, इतना सतर्क होना पड़ेगा अगर आपने यहाँ पर अच्छे से आपने इकोनॉमी को चलाना है, अच्छे से देश को आगे आप डेवलप करना चाहते हैं। तो इस आर्टिकल में ऑथर बात कर रहे हैं यूएस डेमोक्रेसी विंस सबवर्जन लॉसेस। तो लोकतंत्र जीता है और जो यहाँ पर गलत लोग थे वो यहाँ पर हारे हैं। तो जोसेफ आर बाइडेन जूनियर, तो इनको ऑफिशियली यहाँ पर 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका घोषित कर दिया गया है मंडे को। तो साथ ही साथ जो इनके रनिंग मेट है कमला हैरिस, ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो इन्होंने 306 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स होती हैं वो यहाँ पर प्राप्त की हैं और यहाँ पर जीत हासिल की है। और यहाँ पर 36 ज्यादा है, जितनी यहाँ पर रिक्वायर थी 270 यहाँ पर चाहिए थी जीत हासिल करने के लिए, 36 यहाँ पर ज्यादा इनके पास आई है जीतने के लिए। और कोइंसिडेंटली यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये 306 वोट्स बिल्कुल उतनी ही वोट्स हैं जितनी की 2016 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जीती थी। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी यहाँ पर पाई गई है कि एग्जैक्ट नंबर आया है 306, जितना डोनाल्ड ट्रंप के पास था 2016 में, उतना ही अभी जो है जोसेफ आर बाइडेन के पास है। तो यहाँ पर जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसमें 538 इलेक्टर्स होते हैं और ये 50 स्टेट से जो है ना इलेक्टर्स जो है यहाँ पर अपॉइंट होकर आते हैं। तो यहाँ पर जो एक सेनेट होता है, ओके, तो एक इनका होता है हाउस ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर एक राज्यसभा है, सेनेट राज्यसभा, दूसरा जो है लोकसभा। तो यहाँ पर जैसे भारत में होता है कि राज्यसभा में अलग अलग राज्यों से अलग अलग जो कैंडिडेट्स चुनकर आते हैं, किसी राज्य में ज्यादा राज्यसभा के कैंडिडेट होते हैं, किसी में कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका की जो राज्यसभा है, अमेरिका के 50 स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर चाहे कोई स्टेट बड़ा है चाहे छोटा है, हर एक राज्य में से 2-2 मेंबर जो है राज्यसभा के चुनकर जो है इनकी राज्यसभा में पहुंचेंगे। तो टोटल जो है 100 मेंबर पहुंचते हैं राज्यसभा में। तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन के बेस के ऊपर आधारित करते हैं हम, यहाँ पर ये पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं करते हैं। यहाँ पर हर एक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। और कई बार भारत में भी इसके ऊपर प्रश्न उठते हैं कि हम हमारे यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं करते। अगर हमारे पास कोई छोटा राज्य है तो उसके पास सिर्फ एक राज्यसभा सीट है, और कोई बड़ा राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश, उसके पास 30 जो है राज्यसभा सीट्स हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर हमने आवंटन किया है, तो उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये सोमवार को यहाँ पर मिला, मंडे को। तो उसके बाद यहाँ पर जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट किया, चुना कि हमारी पार्टी से ये प्रेसिडेंट होंगे, ये वाइस प्रेसिडेंट। ये सभी ऑफिशियली होता है। वैसे तो पहले से ही पता होता है कि ये प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन ऑफिशियली मीट हमेशा होता है। भारत में भी ऐसा होता है, कोई भी यहाँ पर जीतता है कोई भी पार्टी, फिर उनकी पार्टी मीटिंग होती है, फिर वो चुनते हैं कि कौन यहाँ पर नेता होगा। यहाँ पर आगे ये सब कुछ प्रोसीजरल और कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट होता है जो करना ही होता है। और आगे बात कर रहे हैं कि अगला जो लास्ट इवेंट होगा वो होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैलेंडर। ओके, तो ये भी जॉइंट सेशन होगा यूएस कांग्रेस का जनवरी 6 को। तो अभी वहां पर ये सभी इकट्ठे होंगे, वहां पर रिपब्लिकन भी आएंगे और वहां पर जो डेमोक्रेट्स हैं वो भी होंगे।
तो यहाँ पर देखो जितने भी इवेंट यहाँ पर यूएस में होते हैं तो हमें सीखने को मिलता है जो बाकी और दुनिया की जो डेमोक्रेसीज हैं उनको। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो अगर स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन बनाना है तो हमेशा वो क्रिटिकल रहता है, तो उसमें कोई ना कोई बदलाव जो है हमें करते रहना होता है, तभी वो जो है स्ट्रांग बने रहते हैं। तो जैसे देखो जस्टिस जो यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, तो उन्होंने जो यहाँ पर अपील की थी प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा कि यहाँ पर फ्रॉड हुआ है इलेक्शंस में, तो उन्हीं की अपील ही रद्द कर दी। तो ये सिस्टम होता है अच्छी डेमोक्रेसी का। जैसे भारत में भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, हालांकि उनके पास इतनी पावर्स नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हमारे चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। तो चीफ जस्टिस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर बैठते हैं। अगर भारत सरकार कोई लॉ लेकर आती है, अगर सुप्रीम कोर्ट में वो मुद्दा जाता है, सुप्रीम कोर्ट अगर उसको रिव्यू करता है, अगर पाती है कि गलत है, तो फिर फटकार भी लगाती है सरकार को। तो यही सिस्टम होता है अच्छी डेमोक्रेसी का। तो यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि पार्टिसिपेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, लोगों की पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर जो लोग होते हैं वही लाइफ ब्लड होते हैं डेमोक्रेसी की। अगर उनको पार्टिसिपेशन ही नहीं मिलेगी वोटिंग करने की, तो फिर डेमोक्रेसी फिर नहीं है, फिर वो डिक्टेटरशिप हो जाती है। तो बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, आप सऊदी अरब की ओर देखो, आप चाइना की ओर देखो। यहाँ पर चाइना में तो डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप है, लेकिन सऊदी अरब और जो भी ये गल्फ कंट्रीज है यहाँ पर है डिक्टेटरशिप। तो ये अलग चीज हो जाती है। यहाँ पर रहने वाले लोग और भारत में रहने वाले लोग, इनके जीने में लाइफ, जो जिंदगी जीने का ढंग है, जो इनको यहाँ पर माहौल मिलता है, बहुत फर्क है। और तीसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये कोई मैटर नहीं करता कि कोई डेमोक्रेसी कितनी पुरानी है। जैसे अमेरिका कहता है कि मैं ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हूँ वर्ल्ड की, और भारत कहता है कि मैं सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हूँ वर्ल्ड की। तो यहाँ पर ये मायने नहीं रखता, ये एक कमजोर सिस्टम है, इसको लगातार इसके ऊपर काम करते रहना होगा। अगर इसको रिन्यू करते रहना है, अगर इसको रीअफर्म करना है, डेमोक्रेसी को अच्छे ढंग से हमने चलाना है, क्योंकि बहुत सारी खामियां भी यहाँ पर होती हैं। भारत की डेमोक्रेसी में भी बहुत सारे प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं। जैसे पिछले हफ्ते ही यहाँ पर जो नीति आयोग के सीईओ थे अमिताभ कांत, उन्होंने बोला इट्स टू डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर जो फार्म प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहे थे, तो उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी है भारत में, इतनी डेमोक्रेसी कहीं और मुल्कों में नहीं मिलती है। तो ये ऐसे कोई ना कोई पॉइंट्स, कोई ना कोई क्रिटिसिज्म निकलता रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, भारत के केस में डिले हो जाता है। अगर कोई भी लॉ लेकर आए हैं, अगर उसका विरोध होना शुरू हो गया, तो ये आज से नहीं हो रहा, जब से हमारी डेमोक्रेसी, जब से भारत आजाद हुआ है, तब से ऐसा हो रहा है। तो ऐसे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, तो तभी जो है अच्छे से हम आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा स्लो बढ़ते हैं, लेकिन अच्छे से आगे बढ़ते हैं, सबको यहाँ पर साथ लेकर, सबका साथ यहाँ पर उसको लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर बात करें चाइना की, सारी प्रॉपर्टी जो है चाइना सरकार के पास है, लोग सरकार के इशारे पर काम करते हैं। अगर सरकार किसी को यहाँ पर डिस्प्लेस कर रही है, किसी को कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसको जाना ही होगा, और पैसा भी वही मिलेगा जो यहाँ पर चाइनीज सरकार यहाँ पर देगी। कई बार यहाँ पर ऐसा होता है, देखो चाइना में सिस्टम उलट है, भारत में सिस्टम उलट है। भारत में अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना, किसी की जमीन आ गई, तो उसको पैसा दे दिया जाता है, लेकिन चाइना में सारी जमीन ही सरकार की है। ओके, तो अगर जमीन ही सरकार की है, कम्युनिज्म की फिलॉसफी फॉलो करके चलते हैं, तो वहां पर लोगों को अपनी प्रॉपर्टी लेने की कोई आजादी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क है चाइना और इंडिया में। हम भारत में हैं, अच्छी बात है, ये हमारी खुश नसीबी है कि ऐसे देश में हमें जीने को मौका मिल रहा है। तो हमें भी, हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं अपने देश के प्रति, तो उसको हमें पहचानना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और अच्छी अप्रोच जो है वो आगे लगानी चाहिए। तो यही थे पूरे आर्टिकल। आई होप आपको अच्छे लगे हैं आर्टिकल, समझ आए हैं। तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।